हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। कोड जो है SOCR 414, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजी सटीकरण धारणा और विचारधारा, यानी सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति और लिंग के बारे में हम संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। अ वेरी इंट्रोडक्शन टू द कास्ट, रोल, एथनिसिटीज एंड द जेंडर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक जो है एमए के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है। और इसको जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट, कोड जो है SOCR 414। हमारे समक्ष जो किताब है समाजी सटीकरण धारणा और विचारधारा, सोशल सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है जाति, वर्ग, नस्ल, मानव जाति, लिंग के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अ वेरी इंट्रोडक्शन टू द कास्ट, रोल, एथनिसिटीज एंड जेंडर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा आज जो यहाँ पर टॉपिक आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, संरचना और उसकी विशेषता, स्ट्रक्चर। आखिर स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? स्ट्रक्चर होती क्या है? समाज का क्या जो है संरचना होती है, तो इसी पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें सामाजिक संरचना की, यानी सबसे पहली बात तो यही आता है कि व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा, संरचना। कहते हैं समाज शास्त्र में समाज संरचना एक मूल्य अवधारणा है। बिना समाज संरचना का अर्थ जानते हुए हम भारतीय समाज का पूर्ण और व्यापक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यह संरचना शब्द को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर संरचना का अर्थ क्या है। किसी भौतिक वस्तु इकाइयों को क्रमबद्ध संगठन को संरचना कहते हैं। यानी कोई भौतिक चीज़ है, जैसे आपको पता है कि कुर्सी अगर बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत से जो है भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कील पड़ती है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, गोंद की आवश्यकता पड़ती है, कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और तब जाके वो संरचना तैयार होती है। तो हमारे समाज में भी कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके समाज बनता है। तो वो समझ सकती हो। साधारण भाषा में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट या ढांचे से लिया जाता है और इस तरह से एक प्रतिमान होता है, यानी एक प्रतिमान बनता है। जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो उस भवन का ढांचा स्वरूप एक कहते हैं प्राण की संरचना कही जाती है। 16वीं शताब्दी में जाकर इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों में परिव्यक्त संबंध से किया गया। संरचना का यह प्रयोग शरीर संरचना विद्यमान में अधिक हुआ, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, आँख, कान, नाक को एक विशेष और क्रमबद्ध ढंग से जो है व्यवस्थित करने से एक शरीर की संरचना होती है। आपको पता है कि हमारा शरीर है, शरीर एक संरचना है, लेकिन शरीर को आप ऐसे शरीर नहीं कह सकते। इसमें कई चीज़ें जो है विद्यमान होती है। हाथ होता है, पैर होता है, मुंह, आँख, कान, नाक, ये सारे के सारे संरचना होती हैं। उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाई जैसे परिवार, धर्म, जाति, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन आदि सभी क्रमबद्ध व्यवस्थित समाज संरचना बनाती है। तो आप समझ गए होंगे
कि संरचना क्या होती है। संरचना में हर चीज़ आती है, चाहे वो परिवार हो, धर्म हो, जाति हो, राजनीतिक हो, धार्मिक, आर्थिक संगठन, सभी को मिला के समाज का एक संरचना तैयार होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। आगे है समाज संरचना का अर्थ। चलिए देखते हैं समाज संरचना का अर्थ। समाज संरचना का अर्थ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपने संरचना तो समझ लिया, अब सामाजिक संरचना का अर्थ क्या रहेगा। ये तो संरचना का मतलब बता दिया मैं कि हमारा अगर शरीर है तो उसमें सारे चीज़ जो व्यवस्थित अपने जगहों पे हैं वो संरचना है। लेकिन सामाजिक संरचना में किन किन बातों की तरफ जो है इशारा की जाती है। जैसा कि प्रयोग कहा गया है कि संरचना इकाइयों के क्रमबद्ध व्यवस्था है, यानी कोई भी इकाई होती है उनको क्रमबद्ध अगर आप व्यवस्थित करते हो तो संरचना कहलाती है। समाज की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप देने से समाज संरचना बनती है, और समाज की इन विभिन्न इकाइयों का अध्ययन ही उस समाज की समाज संरचना का अध्ययन होता है। यानी हर आपको समाज है, समाज में कई चीज़ें आपको विद्यमान होगी, और ये विभिन्न इकाई एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और अंतर्निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक नहीं रहेगा तो दूसरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर संरचना में एक अंग दूसरे अंग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपको पता ही होगा कि अगर आपको शरीर में दर्द है तो आपको पता है हर जगह जो है आपको प्रॉब्लम आती है। यानी शरीर के हर एक अंग जो है एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, डिपेंडेड है। इन पक्षों का महत्व क्रियाशील तभी है जब शरीर जो है संबंधित है, यानी तभी क्रियाशील होता है जब शरीर जो है अच्छे स्वास्थ्य है। शरीर को अलग होकर इन अंगों का महत्व न के बराबर है। मान लीजिए शरीर से बाहर अगर आँख को कर देते हो, हाथ को कर देते हो, इसका कोई महत्व रहेगा नहीं, रहेगा ना। तो समाज में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। इसी तरह समाज की विभिन्न इकाइयों का जो है वर्णन तब तक की जा सकती है, यानी देखा जाए तो इकाइयों का वर्णन तब तक ही है, और इसी तरह समाज की विभिन्न इकाइयों का वर्णन तब तक ही है जब तक समाज संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। समाज से अलग होकर इन इकाइयों कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कि हम जानते हैं कि शारीरिक संरचना का आधार पर सब मनुष्य सामान्य, सबके सामान्य अंग, सामान्य स्थान स्थिर होते हैं, परंतु फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही भिन्न है। और इसी तरह हर एक समाज की सामाजिक इकाई, परिवार, विवाह, जाति, राज्य सामान्य है। देखिए हर एक समाज में ये चीज़ पाया जाता है, चाहे परिवार की बात कर ले, विवाह की, जाति का, राज्य का, ये सभी समाज में पाया जाता है, सभी इकाई में पाया जाता है समाज में। फिर भी हर एक समाज की समाज संरचना दूसरे समाज से अलग रहती है। आप देखिए जो परिवार, विवाह, जाति की हम बात किए हैं, हर एक समाज में एक दूसरे समाज से अलग रहता है, अलग रीति रिवाज होती है, अलग करने का ढंग होता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, परिवार एक यूनिवर्सल है जो हर समाज में पाई ही जाती है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर समाज न पाई जाती हो। फिर भी समाज में परिवार की संरचना, अर्थ, कार्य और महत्व अलग अलग होते हैं। सभी समाज की संरचना अलग होती है, सभी का अर्थ अलग होता है, सभी कार्य अलग होता है, तो समाज के अलग अलग जो है सभी कार्य प्रतिबंधित होते हैं। समाज संरचना का शरीर संरचना का तुलनात्मक अध्ययन सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर की दुर्खिम के ने अवधारणा का प्रयोग तो किया, परंतु वह समाज संरचना और समाज व्यवस्था में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, स्पेंसर ने दुर्खिम की ही अवधारणाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन दुर्खिम ने जो है इन बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए जो स्पेंसर ने किया। और इन समाजशास्त्रियों के बाद जो है बाद आए समाजशास्त्रियों ने जिन्होंने समाज संरचना के बारे में लिखा है, वो देखा जाए तो नेंडल है, मर्टन है, रेडक्लिफ है, ब्राउन और मैनहीन है, पेसेंज है और मैकवियर है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, थिंकनर्स हैं, सोशोलॉजी के माने जिन्हें लोग हैं जिन्होंने सब सोशल सर्टिफिकेशन के ऊपर अपनी विचारधारा रखा है, और इनकी परिभाषा भी है। चलिए देखते हैं इनकी परिभाषा कि सबने अपनी क्या क्या विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत की है। परिभाषा की तरफ अगर नज़र करें हम तो कहते हैं समाज संरचना की अवधारणाओं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, जिनमें से कुछ का हम यहाँ पर जो अनुसरण कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष है रेडक्लिफ ब्राउन। कहते हैं, उन्होंने कहा था कि समाज संरचना के विभिन्न अंग व्यक्ति है, यानी समाज संरचना के विभिन्न अंग व्यक्ति है। संरचना खुद जो है संस्थात्मक रूप में परिभाषित और नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों की व्यवस्थित क्रमबद्धता को दर्शाया गया है। अगर आगे हम बात करें मैरिस लिग्नजवॉक का, तो इसने कहा भी था कि समाजी संगठनों का अध्ययन
सामाजिक संगठन के प्रमुख विभिन्न स्वरूप, भाव, समूह, समाओं और संस्थाएं आदि किस्मों और इन सब को मिश्रण जिससे समाज का निर्माण हुआ है। यानी सबका विचार समाज के निर्माण के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर हम निडल को बात करें, निडल के तो कहते हैं ये जो है संरचना अंगों या भागों की एक व्यवस्थित तरीकों को प्रकट करती है। यानी वो हर चीज़ की अपनी एक व्यवस्था होती है और जिसके स्थान बदलने योग्य माना जा सकता है और वह सापेक्ष तौर पर न परिवर्तन योग्य होती है जबकि खुद इसके अंग अपरिवर्तनशील होते हैं। तो जनरल सी बात है, जैसे विद्वान होंगे वैसे ही उनकी विचारधारा होगा। उसका जो है टलकट पेसन ने अपनी शब्द कहा था कि सामाजिक संरचना शब्द को पारंपरिक संबंधित संस्थाएं, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समाज में हर एक मेंबर द्वारा ग्रहण किए गए पदों और भूमिकाओं की विशेष तरीव और क्रमबद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबका अपना एक महत्वपूर्ण विचारधारा यहाँ पर है। यदि आगे हम बात करें कार्ल मनहाम का, तो उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण विचारधारा रखा था सामाजिक सत्रीकरण के अंतर्गत कि सामाजिक संरचना परंपर क्रिया करती हुए शक्ति की जाल है जिससे सोचने और निरीक्षण करने का अलग अलग ढंगों का विकास हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बोला था। यहाँ पर मैकाइवर और पेज ने भी अपने शब्द जो है यहाँ पर जोड़ दिए थे कि समूहीकरण के अलग अलग ढंग इकट्ठे समाज संरचना के जटिल प्रतिमान को बनाते हैं और समाज संरचना और विश्लेषण में समाज प्राणियों को अलग अलग प्रवृत्तियों और उनके हितों की महत्ता को भी जानकारी मिलती है। तो जनरल सी बात है, समाज की विश्लेषण करना ही इनकी प्रमुखता थी। इसमें जॉन सन ने भी अपनी बात कही थी कि किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले तुलनात्मक स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं और इसके अंग शब्द खुद स्थिरता की कुछ मात्रा का बोध भी करवाता है। वही जो है मजूमदार और मदान ने भी अपने शब्दों में कहा था कि पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थिति पक्षों से सामाजिक संरचना बनाती है। और कोजर रेजवर्ग ने भी साफ शब्दों में बात कहा था। कोजर ने कहा था कि संरचना का मतलब सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर और परमाणु संबंधों से है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। उसके पश्चात अगर हम नज़र डालें समाज संरचना की विशेषता, तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि समाज संरचना की क्या विशेषताएं हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं समाज संरचना उपयोग विभिन्न परिभाषा के आधार पर समाज संरचना की कुछ प्रमुख विशेषता पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि समाज संरचना समाज में मरहले रूप का ज्ञान करवाती है। सोशल स्ट्रक्चर इज द टेल अबाउट देयर आउटर नेचर ऑफ सोसाइटी, कि बाहरी जो नेचर है वो किस प्रकार का है, आउटर, ठीक है ना, यानी बाहरले रूप का ज्ञान हमें करवाती है। समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिश्रण से होता है और यह इकाई जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती है तो एक ढांचे का रूप ले लेती है। जब ये जुड़ती है आपस में तो एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक रूप देती है। इसमें हम इकाई को कामों को शामिल नहीं करती हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित रूप से जुड़ते हैं तो शरीर रूप ढांचे का निर्माण हो जाते हैं। शरीर रूपी ढांचे का जो है निर्माण होता है। इसके बाहरी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी बाहर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और इसी तरह समाज का निर्माण इकाइयों के क्रमबद्ध रूप से जोड़ने से बाहरी ढांचा का निर्माण होता है, जिसको समाज संरचना कहते हैं। समाज संरचना समाज इकाई के कार्य विधि से नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे हम बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आगे जो है समाज संरचना अखंडित व्यवस्था नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अनब्रेकेबल सिस्टम, यानी हर समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिश्रण से हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, यह इकाई मनुष्य, समूह, संस्था, सभाएं आदि है और इस प्रकार हर संरचना का निर्माण कई भागों से मिलकर होता है और इस प्रकार यह अखंडित नहीं है। इसको हम खंडित नहीं कर सकते। अगर आँख ही है तो देखिए आँख कितने चीज़ों से बना हुआ है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत विशेषताओं का पता लगेगा। अगर हम देखिए समाज है तो समाज में कई संस्थाएं बनाई गई है। एक परिवार भी संस्था है, कोई एजेंसियां भी हो सकती है, तो उसमें भी कई रूप होते हैं, यानी ये अखंडित नहीं है। फिर भी यहाँ इकाएँ जब परंपरा क्रम में जुड़ जाती है तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती है। जब ये आपस में जुड़ती है तो एक रूप हमें नजर आती है, एक संरचना नजर आती है। उदाहरण के लिए एक कमरे का निर्माण अगर हम ईंटों, चूना, पत्थर, लकड़ी, दरवाजे आदि के मिश्रण से होता है
और इनके विशेष क्रम में जुड़ने से कमरे का प्रतिमान स्वरूप प्रकट होती है। अगर हम मान लीजिए ईंटें, चूना, पत्थर, खिड़की, दरवाजे ला के रख दें तो क्या इससे कोई मकान बन जाएगा? जब तक इसको हम व्यवस्थित अपने अपने जगह पे नहीं करेंगे तब तक एक रूप, एक कमरा नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक मटेरियल रह जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया गया है। इसके आगे जो हमारा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक संरचना का अंतर संबंधी इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप, यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड द एडिक्वेट काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट, यानी सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिश्रण से होता है और यह इकाई अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती है, बल्कि इनमें परस्पर संबंध होता ही होता है। उदाहरण तौर पर साइकिल का निर्माण करने वाली इकाइयों को परस्पर जोड़ने से ही साइकिल का संरचना बनती है। तो समझ ही गए होंगे कि जब तक सारी संरचना जुड़ेगी नहीं तब तक जो है किसी चीज़ का निर्माण होना संभव नहीं है। कहते काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। समाज देखे जाए तो प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार शरीर रूपी संरचना का निर्माण दिमाग, पाचन प्रणाली, सांस प्रणाली आदि से होता है, उसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण जैसे उप संरचना जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं आदि से होता है। इसका खुद अपना संरचना होता है, ये उनका खुद ही अपना एक संरचना होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना के निर्माण में सही सिद्ध होती है और उनका हर एक जो अपनी संरचनाएं होती है, यानी सबका अपना अपना एक संरचना होती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, सामाजिक संरचना में हर इकाई एक जो पूर्व निश्चित स्थान और रुतबा होता है। जनरल सी बात है, द एनर्जी यूनिट हैज़ टू द प्री डिटरमाइंड अ प्लेस अ स्टेटस एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक संरचना में हर इकाई का रुतबा और स्थान निर्धारित होता है और उस स्थान पर रहकर ही वो सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। दूसरे स्थान पर होने से संरचना बिगड़ जाती है और जिस प्रकार से इस संरचना में हाथ, पैर, नाक, कान, आँख एक स्थान तय है, अगर हम हाथ का स्थान पैर और नाक का स्थान कान और आँख का स्थान जीभ ले लें तो सही संरचना बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार देखा जाए तो सामाजिक संरचना में राजा, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षा संस्थाएं, जाति व्यवस्था आदि सब एक स्थान पहले ही सबकी निर्धारित होती है और अगर एक दूसरे की जगह ले लिया जाए तो सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी। ये तो आप समझ गए होंगे कि जो जहाँ पर होता है उसका अपना ही महत्व होता है। अगर उनके स्थानों को अगर हम बिगाड़ते हैं, अगर हम आँख की जगह नाक और नाक की जगह कान लगा दें तो जनरल सी बात है कि जो संरचना ईश्वर ने बनाया है वो संरचना बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार देखा जाए तो राजा, परिवार, धर्म, विवाह, न्याय व्यवस्था, शिक्षा संस्थाएं सब जो है समाज की संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। अगर विवाह के जगह जो है कोई और ले ले, ठीक है, कोई और करवाने लग जाए तो जनरल सी बात है सारी संरचना बिगड़ जाएगी। अगर शिक्षा के संस्था का जो है हम राजाओं को दे दें, ठीक है, परिवार व्यवस्था को जो है हम न्याय व्यवस्था में छोड़ दें तो नहीं चल सकता है। परिवार न्याय व्यवस्था में चल ही नहीं सकता। परिवार का एक अपना रुतबा होता है, एक अपना सोच होता है, अपना विचार होता है, अपना इमोशन होता है। तो सभी चीज़ों को एक साथ को लेकर नहीं जा सकता है। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है इसके अंतर्गत। आगे देखा जाए तो सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सोशल प्रोसेस हैज़ अ इम्पोर्टेंट इन सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी और सहयोगी प्रक्रिया जैसे सहयोग, अनुकूलन, एकीकरण, सतमीकरण और हमदर्दी सहयोग आदि की भूमिका महत्वपूर्ण समझी जाती है और यह सामाजिक क्रियाएं ही सामाजिक संरचना का रूप को तय करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और सामाजिक संरचना का बाहरी रूप सामाजिक संरचना को तय करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमदर्दी, सहयोग, अनुकूलन, एकीकरण सारे कुछ जो होते हैं समाज के लिए काफ़ी महत्व रखता है और महत्वपूर्ण भी है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो समाज संरचना इकाई में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। देखिए, किसी भी समाज संरचना का निर्माण इकाइयों के इकट्ठा होने से नहीं होता है बल्कि उनको एक विशेष रूप जोड़ने से होता है। मैंने अभी बताया भी आपको कि आप चलिए सभी चीज़ को इकट्ठा कर दीजिए तो संरचना तैयार नहीं होता है जब तक इसको सही रूप से जोड़ा न जाए, जब तक उनका सही स्थान न दिया जाए समाज नहीं चल सकता है। जैसे हमने पहले बात किया है कि देखिए, स्त्री को अगर हम समाज में सही अगर स्थान न दें तो समाज रूपी जो है नैया नहीं चल सकती है।
जितना मर्जी आप कर लीजिए, जितना मर्जी दबा लीजिए, वास्तविकता तो यही है। और ये हमेशा जो है एक नए नए संघर्ष को जन्म देगा। कहते हैं क्रम की कमी में संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर क्रम की अगर कमी रही तो कोई भी संरचना का निर्माण होना संभव नहीं है। जैसे कि ईंटें, चूना और पत्थर के ढेर से मकान का निर्माण नहीं हो सकता है जब तक इनको क्रम में न जोड़ दिया जाए। जब तक ये क्रम में नहीं जुड़ेंगे, कोई भी जो है घर का निर्माण होना संभव नहीं है। उसी प्रकार समाज का भी निर्माण तभी होगा जब इसमें धर्म, विवाह, परिवार, न्याय व्यवस्था, शिक्षा संस्थाएं, जाति व्यवस्था सब जो है मिला जुला स्वरूप देखने को हमें न मिले। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। आगे बात करें हम, समाज संरचना अपने आप में एक अस्थायी धारणा है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इज अ परमानेंट कॉन्सेप्ट। आखिर कैसे? समाज संरचना अपने आप में एक अस्थायी संरचना है और इसके दो अर्थ यहाँ पर बात आते हैं, दो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही आता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाई स्थायी है। देखिए, सामाजिक संरचना का जो निर्माण करती है वो अस्थायी है, यानी परमानेंट है। उदाहरण के तौर पर समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियां, समाएं और संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, जाति, आर्थिक और विभिन्न संगठन विवाद स्थायी रूप में पाए जाते हैं। ये होता ही होता है, ये जो है सुनिश्चित है कि ये होना ही होना है। और इन चीज़ों में ज़्यादा तब्दीली होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती है। पूरे संरचना, देखिए अगर एक चीज़ को परिवर्तन कर दीजिएगा तो सारे समाज में इतने परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, सारी संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। आज देखिए इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो समाज इतनी प्रभावित नहीं है, कि हो तो मैरिज रहा है लेकिन इंटर क्लास हो रहा है तो इसमें जाति पे थोड़ा प्रहार हो रही है। कहते हैं समाज संरचना का अर्थ में भी अस्थायी है, यानी समाज संरचना दूसरा पॉइंट बताता है कि सामाजिक संरचना अर्थ में भी अस्थायी होता है और इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के आरंभिक संबंध भी जो है स्थापित पाया जाता है। और इस प्रकार समाज संरचना में दो अर्थ में पाया जाता है, एक तो इकाई खुद अस्थायी होती है और दूसरा इकाई परस्पर संबंध में स्थिरता पाई जाती है। तो ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। समाज संरचना अपने आप में एक अस्थायी धारणा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह अस्थायी धारणा है जिसको बदला नहीं जा सकता, जो है सो है। उसके पश्चात अगर हम बात करें, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, यानी सोशल स्ट्रक्चर और इम्पेरेटल्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि सामाजिक संरचना जो है अमूर्त होती है। देखिए इसमें जो है मैक वेबर और पैसेंजर ने समाज संरचना का एक अमूर्त धारणा स्वीकार करते हैं, यानी मैक वेबर और पैसेंजर ने जो इसको एक अमूर्त धारणा स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि समाज संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाएं, एजेंसी, प्रतिमान, परिस्थिति और भूमिकाओं का मिश्रण से होता है और ये सारी इकाई अमूर्त है, इसका कोई अपना मूर्त नहीं है, सारा अमूर्त है। इनका भौतिक वस्तुओं की तरह कोई ठोस रूप आकार नहीं होता है, ये अमूर्त है, इनको देखा नहीं जा सकता। कहते हैं ये है, कहते हैं ये अमूर्त है, ठोस वस्तुओं के आकार की तरह आप इसको देख नहीं सकते, उनको देखा या जो है कुछ छुआ नहीं जा सकता है, ये होते हैं हमारे समाज में। और इस प्रकार में बनने वाली समाज संरचना भी अमूर्त होती है। परंतु रेडक्लिफ ब्राउन समाज संरचना कायम जो है मनुष्य को स्वीकार करते हैं, परंतु ज़्यादातर समाज विचारकों ने जो समाज संरचना का वर्णन अमूर्त धारणा के रूप में ही किया, यानी जितने भी थिंकनर्स हुए, जितने भी विद्वान हुए, इसको समाज संरचना के रूप में ही और अमूर्त की धारणा ही रूप में वर्णन किया, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, सामाजिक संरचना स्थानिक विशेषता से भी प्रभावित होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहने वाला है कि सोशल स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय देयर लोकल फीचर्स। जनरल सी बात है, इसमें आप समझ गए होंगे कि लोकल फीचर की वजह से जो है सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी प्रभावित होती है, यानी हर समाज की अपनी एक संरचना होती है और हर दूसरे समाज से अलग होती है। सब समाज की अपनी अपनी संरचना होती है, अपनी रीति रिवाज होती है, अपने धर्म होते हैं। और इसका कारण यह है कि हर सामाजिक संरचना किसी न किसी सभ्यचारक व्यवस्था को प्रभावित होती है, यानी हर एक समाज में कुछ बातें विशेष होती है। वहाँ के भौगोलिक हालातों का भी उस पर असर पड़ता है कि आखिर वो किस क्षेत्र में है। आपको पता है ये कि अगर हम देखें पहाड़ी इलाका में तो वहाँ पर कृषि करना या कोई और गतिविधि करना सरल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भौगोलिक स्थिति बदली हुई है। वही राजस्थान के क्षेत्र में देखें तो वहाँ की विषम परिस्थिति होती है, यानी देखा जाए तो समाज भी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र में आपने देखा होगा
कि बहुत अधिक अमाउंट में जनसंख्या जो है निवास करती है और किस क्षेत्र में जो है विरल ही जनसंख्या निवास करती है। तो इसका मतलब है कि समाजी संरचना जो है भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है और विभिन्न स्थानों के सभ्याचार, राजनीतिक परिस्थितियाँ और भौगोलिक स्थिति के अंतर पाया जाता है। सभी तरह के सभ्याचार आपको अलग अलग मिलेगा, सभ्यताएँ अलग मिलेगी और इवन की राजनीतिक परिस्थितियाँ भी आपको अलग देखने को मिलेगा और भौगोलिक परिस्थितियों में तो अंतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार समाज संस्थाएं भी इनसे काफ़ी प्रभावित होने के कारण अलग अलग प्रकार की होती है। हर क्षेत्र के जो संस्थाएं बनाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की ही होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसी के लिए जो है रैडक्लिफ ब्राउन ने अपनी समाज संरचना की धारणाओं में स्थानीय विशेषताओं को भी उपयोगी और महत्वपूर्ण स्वीकार किया। यानी देखा जाए रैडक्लिफ के हमने जो है परिभाषा पढ़ा, उसमें उन्होंने बेशकली काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि स्थानीय विशेषता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ज़रूरी भी है। आगे अगर हम बात करें, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। तो विघटन के तत्व तो रहेगा ही रहेगा। हमने हर एक समाज को देखा और जाना, सभी समाज विघटित होती ही होती है, चाहे हड़प्पा कल्चर हो या मेसोपोटामिया का सभ्यता हो, सबका जो है विनाश हुआ। यानी सोशल स्ट्रक्चर हैज़ बीन एलिमेंट ऑफ डिविजन्स। सिंपल सी बात है कि समाज संरचना व्यक्तियों के अनेक जरूरतों को पूर्ति करती है। हर एक ज़रूरत की पूर्ति जो है समाज से ही संभव है, परंतु कोई भी समाज संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। हम स्वयं भी कहें कि हमारा समाज बहुत सर्वश्रेष्ठ है तो हम गलतफहमी में हैं। स्वयं ही कोई समाज सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहादुर कहता है तो इसका मतलब वो बहादुर थोड़ी है। जब तक 5 व्यक्ति उसको बहादुर नहीं कहेंगे तब तक वो बहादुर नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई भी समाज संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है और न ही उनमें संपूर्ण संगठन पाया जाता है। क्या आप स्वयं ही अपने आप को अनुभव करते हो कि आपके पास सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ आपके पास है? संभव नहीं है। कहते हैं सब पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं किसी न किसी चीज़ में, उसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं उनमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है, उनमें पुण्य संगठन पाया जाता है। कई बार समाज में विघटन भी उत्पन्न करती है। जनरल सी बात है, अगर समाज सही रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसका विघटन होना स्वाभाविक बात है और ये कहता इतिहास इसका गवाह है। मार्टिन लूथर किंग का विचार है कि कई बार समाज संरचना आप समाज में नियमहीनता उत्पन्न करती है। जनरल सी बात है, अगर समाज में नियम नहीं रहेगी तो नियमहीनता रहेगी तो समाज का विघटन होना ही होना है। और ये बात मार्टिन लूथर किंग ने साफ शब्दों में कहा था। समाज संरचना में संगठन और विघटन दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। संगठन होती है तो विघटन भी है। कहते हैं हमारे जीवन में दुख है तो सुख है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर समाज संरचना की बात करते हैं तो जहाँ कहते हैं जो चीज़ का संगठन होगा उसका विघटन भी सुनिश्चित है, जो जन्म लिया है उसका मरण भी सुनिश्चित है। उसी प्रकार जिसका आप निर्माण कर रहे हो उसका विनाश भी होना स्वाभाविक होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे हम बात करें समाज संरचना के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कहते हैं हर समाज संरचना कुछ मुख्य नियमों पर आधारित होती है और यह नियम समाज संरचना के तत्व बन जाते हैं, जिसका हम आगे यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से त्रिपाठी से उनकी मदद करना चाहते हो और आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो और भी बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको प्राप्त होती है। तो कहते हैं आप इतने बड़े कक्षा के विद्यार्थी हो और मुझे बोल के क्या फ़ायदा है, आप खुद ही स्वयं ही समझदार हो।